हेलो एवरीवन, जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ फिर आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, चाहे वो जीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हों सामाजिक विज्ञान से, या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हों नागरिक शास्त्र से। उनके लिए ये विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हो 10 से लेकर के एमए तक की, तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सीधे चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक सरकार के अंग है। सरकार के अंगों के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और यह एक आधार है, यह बेस है। जब तक यह आपको क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप ना तो केंद्रीय सरकार को समझ पाओगे और ना तो राज्य सरकार के दोनों के अंतर को नहीं समझ पाओगे। कई शब्दावलियाँ इसकी हैं जो राज्य सरकार में भी आती हैं, केंद्र सरकार में भी आती हैं, तो दोनों के बीच अंतर करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको समझना और जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम आज समझते हैं सरकार के अंग में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दृष्टि में, संक्षेप में और सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है ऊपर सरकार के अंग। तो सरकार के पहले सरकार ही जान लीजिए कि आप सरकार क्या होती है। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा राज्य, तो उसमें सरकार के बारे में विस्तार से बताया गया होगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, अगर आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। संक्षेप में हम बता रहे हैं कि सरकार जो है वो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला एक संगठन होता है। राज्य जो है अमूर्त है, वो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसके जितने कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों को करने का काम कौन करता है? सरकार करती है। तो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विश्व में किसी भी देश की सरकार हो और चाहे सरकार का स्वरूप कुछ भी हो, चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, संसदात्मक शासन प्रणाली हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वहाँ सरकार है तो उसके 3 अंग हमको दिखाई देंगे। व्यवस्थापिका दिखाई देगी, कार्यपालिका वहाँ पर होगी और न्यायपालिका होगी। तीनों के कार्य भी एकदम अलग अलग हैं। व्यवस्थापिका का जो मेन कार्य होता है वो होता है देश के लिए कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका इस कानून को देश में लागू करती है और देश का शासन चलाती है। और न्यायपालिका कानून तोड़ने वाले को दंड देती है, और अगर कहीं संविधान की व्याख्या पर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो संविधान की व्याख्या करके उस प्रश्न का निवारण करती है। तो इस तरह से व्यवस्थापिका का कार्य अलग है, कार्यपालिका का कार्य अलग है और न्यायपालिका का कार्य अलग है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें मिलाकर भारत बना है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ पर 2 प्रकार की सरकार देखने को हमको मिलती है। दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक सरकार वो होती है जो केंद्र में रहती है, वो पूरे भारत के लिए कानून बनाती है, और दूसरी सरकार वो होती है जो प्रांतों में रहती है, जो केवल अपने प्रांत के लिए ही कानून व्यवस्था बनाती है और वहाँ का शासन चलाती है। तो पहली जो सरकार होती है जो केंद्र में रहकर पूरे भारत के लिए शासन व्यवस्था को संचालित करती है, उसको हम संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार या भारत की सरकार के नाम से जानते हैं। तीनों वर्ड एक ही है, चाहे संघीय सरकार कह लो, चाहे केंद्रीय सरकार कह लो, चाहे भारत की सरकार कर लो। दूसरी सरकार वो होती है जो भारत के 28 प्रांत हैं, हर प्रांत में अपनी अलग सरकार होती है। तो प्रांतीय सरकार वो होती है जो प्रांत में रह कर के कार्य करती है, अपने प्रांत की शासन व्यवस्था को देखती है। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ भी सरकार होगी वहाँ उसके 3 अंग आपको दिखाई देंगे। तो केंद्रीय सरकार यहाँ भी है, तो ये सरकार के भी 3 अंग आपको दिखाई दे रहे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जानने लायक चीज़ ये है
कि केंद्रीय सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होते हैं, और भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन होती है। इसी तरह से प्रांतों में सरकार है, तो प्रांतों में भी सरकार के 3 रूप हमको दिखाई देंगे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो प्रांतों की व्यवस्थापिका को हम क्या कहते हैं, प्रांत की कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, और प्रांत की जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं, केंद्रीय सरकार जो है वो उसमें व्यवस्थापिका जो है उसको हम संसद कहते हैं, यानी भारत सरकार के लिए कानून बनाने वाली जो संस्था है वो कौन है, संसद है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक को कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं हम राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम अथवा निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय अथवा उच्च सदन भी कहते हैं। ये चूँकि अलग अलग पाठ हैं, अलग अलग अध्याय हैं, तो आप जब आगे पढ़ोगे तो इनके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। तो अभी लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद के 2 सदन हो गए। यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि अगर ये पूछता है कि संसद के सदन कितने हैं तब तो 2 होगा, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन संसद के अंग कितने हैं तो ये इसमें 3 हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कैसे होगा, ये जब आपको संसद पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि राष्ट्रपति संसद का अंग क्यों माना जाता है। दूसरा है कार्यपालिका। सरकार का जो भारत सरकार की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद आएंगे। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली में हमें कार्यपालिका के 2 रूप दिखाई देते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। तो राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है या संवैधानिक कार्यपालिका होता है। इसको केवल शक्तियाँ मिली होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में यह स्वयं अपने विवेक से नहीं करता है। तो इसकी शक्तियों का प्रयोग करता कौन है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये प्रधानमंत्री जो है ये वास्तविक कार्यपालिका होता है और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। अच्छा, मंत्रिपरिषद क्या है, ये मंत्रियों का समूह होता है। जैसे हर विभाग होता है, शिक्षा एक विभाग है, उसका मंत्री शिक्षा मंत्री, तो मंत्रियों का एक समूह होता है जिसे हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग का मुखिया होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा विभाग है, तो शिक्षा विभाग में एक कैबिनेट मंत्री होगा, एक राज्य मंत्री होगा, एक उप मंत्री होगा। तो कैबिनेट मंत्री जो है वो उस विभाग का मेन होता है। आपने एक चीज़ और देखा होगा, मैं स्पष्ट कर दूं कि मंत्रिपरिषद कहीं कहीं आपको वर्ड मिलता होगा और कहीं कहीं मंत्रिमंडल मिलता होगा। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में बहुत मान्यूट अंतर है। संक्षेप में मैं बता दे रहा हूँ। मंत्रिपरिषद चाहे मंत्रिमंडल हो, दोनों का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, तो ये दोनों में भाग लेता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी लोग आते हैं। यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सब को मिला करके मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। यानी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, इनको मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो इसके अलावा मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही आते हैं। जबकि मंत्रिपरिषद जो है वो आकार में बड़ा होता है, इसमें सभी मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक महीने में एक बार होती है, जबकि मंत्रिमंडल की बैठक हर सप्ताह होती है और जितने देश के नीतिगत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब हम भारत सरकार की तीसरी जो उसका अंग है न्यायपालिका पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो न्यायपालिका का स्वरूप है वो एकीकृत न्यायपालिका है। इसका स्वरूप पिरामिड के आकार का है। देखिए यहाँ पर बना होगा फिगर, तो पिरामिड के आकार में सबसे ऊपर जो है सर्वोच्च न्यायालय है और सबसे नीचे तहसील स्तर के न्यायालय हैं।
तो तहसील स्तर पर भी कोई विवाद होता है तो पहले नीचे से आएगा, यहाँ से वो हारेगा तो अपील करेगा जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय से हारने पर उच्च न्यायालय में अपील करेगा और उच्च न्यायालय से हारने पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगा। तो कहने का मतलब एक स्तर बना हुआ है, एक सीढ़ी से हम चलते चले जाएंगे। तो एकीकृत व्यवस्था है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय केवल भारत का है, राज्य सरकार भी इसमें जा सकती है। तो लेकिन ये है कि भारत की जो सबसे बड़ी अदालत है उसको हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय है। और जितने आपको ये केंद्रीय सरकार के जितने भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सारी कहाँ है, वो सब के सब दिल्ली में है, राजधानी दिल्ली में। दिल्ली अक्सर जो है सरकार राजधानियाँ में ही होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में है। लोकसभा कहाँ है, दिल्ली में है। राज्यसभा कहाँ है, दिल्ली में है। राष्ट्रपति कहाँ भवन कहाँ है, या प्रधानमंत्री का निवास कहाँ है, मंत्रिपरिषद या मंत्री लोग कहाँ रहते हैं, सब दिल्ली में रहते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है भारत का, वो भी दिल्ली में है। तो ये केंद्रीय संघीय या कहिए भारत की सरकार थी। अब हम लोग आते हैं प्रांतीय या राज्यों की सरकार में। तो जैसी व्यवस्था आपने केंद्रीय सरकार की देखी थी, सेम टू सेम वही व्यवस्था आपको प्रांतीय सरकार में मिलेगी, बस केवल नाम का अंतर होगा। यहाँ सरकार है तो यहाँ भी इसके 3 अंग आपको दिखाई देंगे। तो प्रांतों की व्यवस्थापिका जो है उसको हम विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को हम विधानसभा कहेंगे और दूसरे को हम विधान परिषद कहते हैं। विधानसभा को एक अन्य नाम से प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, जबकि विधान परिषद को द्वितीय अथवा उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। प्रांतों की जो कार्यपालिका है उसमें राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्रिपरिषद आएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद इनको मिलाकर के प्रांतीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, वही है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यहाँ भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल होती है। तो जो अंतर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आपने यहाँ देखा था, सेम टू सेम वही अंतर यहाँ भी है। यहाँ भी मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिला करके बनेगा, और मंत्रिमंडल का निर्माण जो है कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री से होगा। तो सेम टू सेम जितने अंतर हैं वो यहाँ हैं, वो वही यहाँ भी होंगे। प्रांतीय सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो राज्यों की जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको हम उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट। और राज्यों की जो सरकार होती है ये अधिकांशतः कह रहा हूँ, ये निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांशतः राजधानियों में ही सरकार होती हैं। तो अगर किसी राज्य की सरकार जानना है कहाँ है तो राजधानी, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार कहाँ है तो आप कहोगे इस उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ। तो लखनऊ में है तो ये सरकार कहाँ होगी, लखनऊ में होगी। विधानमंडल कहाँ होगा, लखनऊ में होगा। विधानसभा, विधान परिषद कहाँ होगी, लखनऊ में होगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री का निवास कहाँ होगा, ये लखनऊ में होगा। लेकिन एक अंतर है उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका में, कि उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका कहाँ होगी तो आप कहोगे लखनऊ में होगी, नहीं। उत्तर प्रदेश की जो न्यायपालिका है ये प्रयागराज में है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब बदल करके प्रयागराज हो गया। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो प्रयागराज में है, और इसकी ये खंडपीठ जो है वो लखनऊ में बैठती है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से संघीय कार्यपालिका है, संघीय व्यवस्थापिका है, संघीय न्यायपालिका है, उसी तरह से प्रांतीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी है। यहाँ पर संसद है, यहाँ विधानमंडल है, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा है, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद है। यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, यहाँ राज्यपाल हैं, यहाँ प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ मंत्रिपरिषद है, यहाँ भी मंत्रिपरिषद है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है भारत की, और राज्यों की जो सबसे बड़ी अदालत है वो उच्च न्यायालय है। तो भारत की शासन व्यवस्था में एक रूपता आपको देखने को मिलेगी संघीय और प्रांतीय सरकारों में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि राज्य की व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, केंद्र की व्यवस्थापिका को क्या कहेंगे, राज्य का कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे, केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं रहेगा आपको राज्य व्यवस्था समझ में नहीं आएगी। तो इस सरकार के अंग जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से इस क्लास का उद्देश्य था आपके दिमाग में
इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देने का। तो आशा है कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, और अगर सब कुछ समझ गए हैं तो इस वीडियो को आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।